हम वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन करेंगे या फिर कह सकते हैं हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे या अच्छाइयाँ क्या थी, क्या अच्छी बात थी वुड के घोषणा पत्र में। पहले तो वुड का जो घोषणा पत्र था, इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम यह रहा कि शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार को दिया गया, ना किसी कंपनी को। अच्छा, इसमें पहले बहुत कन्फ्यूजन था। आधे टाइम सरकार को दिया गया था शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था, और कभी कंपनियों को दिया गया, कभी मिशनरीज़ को दिया गया, और इससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। पर अल्टीमेटली वुड आए, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो पूर्णतः सरकार को दिया जाएगा, तो सरकार डिसीजन लेंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है। नेक्स्ट, जन शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। अच्छा, जो जन शिक्षा के बारे में सोचा गया वो वुड के घोषणा पत्र से ही सोचा गया, क्योंकि देखिए मैकाले थे, ऑकलैंड थे, आपने इनकी जो शिक्षा नीति पढ़ी होगी तो उसमें उन सब ने सपोर्ट किसको किया था? बेंटिक ने भी जो छनन का सिद्धांत था मैकाले द्वारा दिया गया था उसको सपोर्ट किया था, जिसमें सिर्फ उच्च वर्ग की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की थी और निम्न वर्ग की नहीं। पर वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के बारे में बात की गई, सबकी शिक्षा के बारे में बात की गई, उनके शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात की गई, जो कि एक अच्छी बात थी। नेक्स्ट बात की गई, घोषणा पत्र में पहली बार संपूर्ण देश के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक की क्रमबद्ध शिक्षा को स्वीकार किया गया। अच्छा, जो पहले इससे था वो इतना सिस्टमैटिक नहीं था शिक्षा प्रणाली जो हमारी थी इससे पहले, पर अब वुड के जो सजेशंस थे, रिकमेंडेशन थे, आप देखेंगे उनकी स्तुतियों को हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो उन्होंने एकदम सिस्टमैटिक बनाया था। प्राथमिक, फिर मिडल, फिर इंटर, फिर उच्च, ऐसे करके उन्होंने एक सही क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा को प्रस्तुत किया था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी उनके घोषणा पत्र में। नेक्स्ट, शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई थी। अच्छा, इन्होंने छात्रवृत्ति के बारे में भी बात किया था, जो कि इम्पॉर्टेंट था। क्यों? उस समय लोग इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, तो जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में पर गरीब हैं वो शिक्षा अधूरी ना छोड़ें और शिक्षा को कंटिन्यू करें, इसलिए उन्होंने छात्रवृत्ति के बारे में भी अपने घोषणा पत्र में बात की थी। अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी उन्होंने जगह दी थी अपने जो पत्र में। इसमें लाइन इनकम्प्लीट है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए, उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा दी जाए, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर देसी भाषाओं को यूज़ किया जाए, प्रयोग किया जाए, उन्होंने ये कहा था। तो दोनों को जगह मिल गई थी, अंग्रेज़ी भाषा को और देसी भाषा को भी, उनके घोषणा पत्र में। नेक्स्ट है हमारा, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देकर बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। अच्छा, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके बारे में इन्होंने बात की, जो कि पहले वाले जो घोषणा पत्र आए थे उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात की और जिसकी वजह से बेरोज़गारी की समस्या दूर होने का चांसेस थे कि हाँ, जो गरीबी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में था, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे वुड, जो अच्छी बात थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में भी बात की, स्त्री शिक्षा के महत्व तथा व्यवस्था की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। वुड के घोषणा पत्र के द्वारा स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया कि स्त्री शिक्षा को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए, और गवर्नमेंट का खासकर से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्होंने ध्यान आकर्षित किया गया कि आपको इस पर भी काम करना है, स्त्री शिक्षा पर भी काम करना है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालयों की स्थापना करके भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। इन्होंने सिर्फ बात ही नहीं की थी कि उच्च शिक्षा दी जाए, इन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की थी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, कहाँ कहाँ की थी, BMC हमने पढ़ा था,
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में इन्होंने की थी। तो इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा दी जाए और उच्च शिक्षण संस्थान भी इन्होंने खुलवाए थे, सो दैट सब आराम से एडमिशन ले और उच्च शिक्षा का ग्रहण कर सके। तो ये कुछ गुण थे वुड के घोषणा पत्र के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके दोष पढ़ेंगे कि वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या कमियां थी। आज के लिए इतना ही।